हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं आईआईटी कानपुर का स्टूडेंट हूँ। मैं आईआईटी कानपुर से एमएससी कर रहा हूँ, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन। ये फिज़िकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सॉल्यूशन में कि आखिर हमें इस चैप्टर में मेन टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम ये जानेंगे कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन तो कई तरीके से किया जा सकता है, बट जो हमारे सिलेबस में है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सो सेकेंड टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी। तो वहाँ तो बहुत डिटेल में पढ़ना था, बट यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन टर्म्स पूरा एक तरफ से फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो तीसरा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। इसमें आएगा नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी, परसेंटेज कंपोजिशन, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब इसी में फिर एक लॉ भी हमें पढ़ना है, हेनरीज लॉ। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक तो सबने पिया ही होगा। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, जैसे ही हम उसका ढक्कन खोलते हैं उससे गैस निकलता है। तो उसमें होता क्या है कि गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, उसके बाद उसमें फिर आएगा रॉल्स लॉ। वेपर, और फिर इसी में आएगा हमारा रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ, ठीक है। ये तो रॉल्स लॉ तो बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन और इसका एक्सप्रेशन लिखने के लिए आता है। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में इसका एक्सप्रेशन एंड न्यूमेरिकल से बेस्ड आता है। तो ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं। ठीक है, पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें वो है वांट ऑफ फैक्टर। वांट्स ऑफ फैक्टर, हॉब्स फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, एंड लास्ट एक एक्जोट्रॉपिक मिक्सचर। एक्जोट्रॉपिक मिक्सचर्स। सो बेसिक जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो ये है, 4 यहाँ 4 वहाँ।
टोटल 8 मेन टॉपिक है जो इसमें पढ़ेंगे, और इसमें एक दो और छोटे टॉपिक्स जो आएंगे वो फिर हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहते किसे हैं? सॉल्यूशन इट्स नथिंग, ये एक दो या दो से अधिक कंपोनेंट का मिक्सचर, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ज़्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट आइए एक एग्जाम्पल से इसे देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। सपोज कि इसमें मैंने क्या ले लिया, इसमें सपोज क्या है हमारा, वाटर, वाटर है, ठीक है। इन सभी में वाटर है, वाटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कंपोनेंट हो गया हमारा वाटर। अब इसमें हम क्या करेंगे, बाहर से NaCl मिला देते हैं, ठीक है। क्या होगा, NaCl नीचे आएगा, आके के बैठ जाएगा, फिर हम इसे थोड़ा सा सेक करेंगे, सारे पार्टिकल्स जो है NaCl के वो पूरे पानी में घुल जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर है H2O प्लस NaCl का। दिस इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड NaCl। इसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। अब की बार हम इसमें सिर्फ वाटर और NaCl ही नहीं, NaCl के साथ इसमें शुगर भी ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके पार्टिकल्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और इधर से शुगर भी डाल दिया हमने। ये क्या है, मिक्सचर है NaCl, वाटर और शुगर का, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। दिस इज सॉल्यूशन, वाटर, NaCl और शुगर का। अब एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि वाटर तो है ही, बट इसमें हम अब की बार सैंड मिलाएंगे, ठीक है। सैंड, सैंड नीचे आएगा, नीचे आके बैठ जाएगा। अब फिर हम इसे सेक करेंगे, ये ऊपर जाएगा लेकिन फिर आके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ये एग्जांपल आप लोगों ने भी किया होगा या आप कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जाकर के बैठ जाएगा। ये भी मिक्सचर है किसका, H2O का प्लस सैंड का। लेकिन क्या हम इसे सॉल्यूशन कहेंगे, नहीं, इसे हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। नॉट, दिस इज नॉट सॉल्यूशन। अब हम यहां पे समझते हैं कि आखिर ये भी मिक्सचर था वाटर और NaCl का, ये भी मिक्सचर था वाटर, NaCl और शुगर का, ये भी मिक्सचर था वाटर, सैंड का, लेकिन हम इन दोनों को तो सॉल्यूशन कहेंगे, लेकिन इसे हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहां पे एक नया टर्म आता है सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, बट इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, ठीक है। is a homogeneous mixture of two or more non-reacting components, ठीक है। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, इसका होमोजीनियस का मतलब क्या है, ठीक है। यहां पे मिक्सचर तीनों था, लेकिन इन दोनों को तो हमने सॉल्यूशन कहा, लेकिन इसे हमने सॉल्यूशन नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसमें क्या है ना कि जब सैंड को मिलाया हमने, तो सैंड के जो पार्टिकल्स है ना, वो सारे के सारे नीचे आके बैठ गए, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो पार्टिकल्स थे ना NaCl का, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था हर एक जगह पे,
the number of particles of NaCl are uniformly distributed in entire volume। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे थे ना, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम्हें NaCl के यहाँ भी मिलेंगे। इस केस में भी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स NaCl के और शुगर के यहाँ है, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स NaCl और शुगर के तुम्हें यहाँ भी मिलेंगे। लेकिन इस केस में वैसा नहीं है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम्हें यहाँ पे मिल रहे हैं ना, देखो यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बट यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है, इसीलिए हम इसे सॉल्यूशन नहीं कहते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन की इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटायर वॉल्यूम होना चाहिए, तो हम उस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। ओके, एंड बोथ कंपोनेंट लूज देयर ओन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। इसे पहले लिखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर इसका मतलब क्या होता है। एंड लूज देयर ओन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज is known as solution। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे तो सॉल्यूशन है NaCl और वाटर का। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें, ये NaCl का यहां पे सॉलिड स्टेट में NaCl है, और इससे अगर हमने सर्किट कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो जब हम इसका स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन इसमें अगर हम कनेक्ट करें दो सर्किट्स को, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और जब इसका स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा, लेकिन ये बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब ये है कि NaCl इटसेल्फ अकेले सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, और जब इसे हम पानी में डालते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। इसमें जो वाटर है ये स्लाइटली कंडक्टर होता है, स्लाइटली इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करता है। ठीक है, तो देखो यहां पे इन दोनों का जो प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है अकेले सॉलिड स्टेट में, और ये वाटर स्लाइटली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बट जब हम इन दोनों को मिलाते हैं और जब सॉल्यूशन बनता है तो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करने लगता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो अपना अपना प्रॉपर्टी है ना, वो जब मिलाएं तो सॉल्यूशन बनने के बाद इन दोनों का प्रॉपर्टी खत्म हो गया। ठीक है, ये है हमारा लूज देयर ओन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल्स। जैसे अभी जो पीछे हम एग्जांपल लिए थे, NaCl प्लस H2O, क्या बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। दूसरा NaCl प्लस H2O प्लस शुगर, ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल H2O पानी और सैंड लिए थे, बट दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम था कि ये होमोजीनियस नहीं था। इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये होमोजीनियस नहीं था, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का डेफिनेशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स एंड लूज देयर ओन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज इज नोन एज सॉल्यूशन, और इसके ये एग्जांपल हो गए। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में हमने देखा क्या कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, मतलब दो या दो से अधिक कंपोनेंट का मिक्सचर को भी हम सॉल्यूशन कहते हैं। बट हमारे सिलेबस में क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बने हों। ठीक है, दो से अधिक कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन हमें अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है, हमें इसमें दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो अब स्टार्ट करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट।
ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बने हों, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बने हो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब इस बाइनरी सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट है ना, उन दोनों कंपोनेंट को स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, दूसरे को हम कहते हैं क्या, सॉल्यूट। ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। दोनों कंपोनेंट में से में एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं, दूसरे को सॉल्यूट। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, किसे हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के दो डेफिनेशन है। पहला कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन का कोई ना कोई एक फिजिकल स्टेट होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो जो दो कंपोनेंट है उनमें से में जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के समान हो, सेम फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन के साथ हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। द कंपोनेंट क्या इसका मतलब हुआ कि जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है, सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के समान जिस भी कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल जो हम पीछे ले चुके हैं उसी से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन्हीं तीन एग्जाम्पल को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, ठीक है। ओके, सो सॉल्यूशन ऑफ वाटर H2O प्लस NaCl, ये क्या बनाएगा हमारा सॉल्यूशन। आप लोगों ने अगर NaCl और वाटर का सॉल्यूशन बनाया होगा तो ये आप देखे होंगे कि ये जो होता है सॉल्यूशन जो होता है वाटर और NaCl का, वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है, ठीक है। और जो NaCl हम डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, जो हम NaCl डिजॉल्व करते हैं वो क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड। और जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। तो आप खुद इससे देख सकते हैं कि इसमें हम सॉल्वेंट किसे कहेंगे और इसमें से सॉल्वेंट हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। और इनमें से जो दो कंपोनेंट है उन दोनों कंपोनेंट में वाटर का जो फिजिकल स्टेट है वो भी लिक्विड है, जो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मैच कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, ठीक है, ठीक है। अगला एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, दूसरा। अब की बार हम H2O में हम इथेनॉल मिलाएंगे, इथेनॉल, ये भी एक सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन बनाएगा। इसका स्टेट पता ही है कि ये लिक्विड होता है, ठीक है, ये लिक्विड होता है। और अब इस केस में क्या होगा कि जो दोनों कंपोनेंट है ना, ये इथेनॉल भी लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये भी यहां पे हमारा लिक्विड बन गया, ये भी हमारा लिक्विड है और ये भी हमारा लिक्विड है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा सॉल्वेंट है और कौन हमारा सॉल्यूट है। तो अब इसके लिए एक दूसरा डेफिनेशन है जो सॉल्वेंट का, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें से दोनों का दोनों फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के साथ मैच कर रहा है। तो अब इसमें से हम
उस कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहेंगे जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, ठीक है, वो कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होना, तो इस केस में हम उसे सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे H2O प्लस इथेनॉल सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, तीनों का फिजिकल स्टेट सेम है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। अब अगर यदि हम यहां पे अगर यदि हम वाटर को 10 ml ले, ठीक है, और इथेनॉल को 90 ml ले, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो 100 ml का बनेगा। ठीक है, 100 ml का सॉल्यूशन बनेगा। तो इस केस में, इस कंडीशन में जो हमारा सॉल्वेंट होगा ना, वो क्या हो सकता है? इथेनॉल, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट जो होगा हमारा, वो क्या होगा? इथेनॉल। इथेनॉल। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन हम लेते हैं यहीं पे। ठीक है, अभी इथेनॉल सॉल्वेंट था ना, तुरंत बदल जाएगा इसका कंडीशन। अगर यदि हम इसमें नेक्स्ट टाइम पे अगर यदि हम इसको 90 ml ले लें, ठीक है, और इसको 10 ml ले लें, अगर सॉल्यूशन फिर से 100 ml का बनेगा। इस केस में जो सॉल्वेंट है ना हमारा, वो क्या बन जाएगा? वाटर। सॉल्वेंट जो है हमारा वो क्या होगा? वाटर। ठीक है, तो समझ में आया कि सॉल्वेंट हम किसे कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन में? जो पहले या तो वो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के समान हो, या नहीं तो अगर दोनों कंपोनेंट का अगर फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से मैच कर रहा हो, तो जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूट पे। अब सॉल्यूट किसे कहेंगे? सॉल्यूशन में, क्योंकि ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें दो ही कंपोनेंट हैं, तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अलावा जो है प्रेजेंट, उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट। द कंपोनेंट other than solvent is known as solute। ठीक है, जैसे हम पीछे वाले में समझ सकते हैं कि इस केस में ये हमारा सॉल्वेंट था। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें सॉल्यूट कौन बनेगा? हमारा वाटर। दिस इज व्हाट? सॉल्यूट। ठीक है, इस केस में ये हमारा सॉल्वेंट बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा? हमारा सॉल्यूट। ठीक है, इसमें देखें हम, ये सॉल्वेंट है, तो इसके अलावा जो प्रेजेंट है वो क्या बन जाएगा? सॉल्यूट। ठीक है, ये हो गया सॉल्वेंट और सॉल्यूट का डेफिनेशन। एंड इसका एक एग्जांपल यहां पे भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, एग्जांपल, शुगर प्लस वाटर क्या बनाया? सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। ये क्या है? हमारा सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट के अलावा प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट। ठीक है, तो ये दो, ये सॉल्यूशन एंड बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सॉल्यूट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन।
बाइनरी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं सॉल्यूशन का। हमारे सिलेबस में जो है वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ व्हाट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के हिसाब से हमें क्लासिफाई करना सॉल्यूशन को, वही हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें भी हमें जो पढ़ना है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग टू हमें सॉल्यूशन को डिवाइड करना है। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का, पहला लिक्विड, पहला फिजिकल स्टेट लिक्विड हो सकता है, ठीक है। पहला फिजिकल स्टेट लिक्विड हो सकता है। दूसरा फिजिकल स्टेट सॉलिड हो सकता है और तीसरा फिजिकल स्टेट गैस हो सकता है, ठीक है। यही तीन फिजिकल स्टेट हो सकते हैं सॉल्यूशन के। अब आते हैं, अब अगर यदि सॉल्यूशन का फिजिकल का स्टेट अगर लिक्विड है तो इसमें जो सॉल्वेंट होगा उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। सॉल्यूशन का अगर फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होगा। अभी पीछे मैंने बताया कि सॉल्वेंट उसे कहेंगे जो फिजिकल, जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के साथ मैच करे, मतलब सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वही फिजिकल स्टेट हमारा सॉल्वेंट का भी होगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट हो सकता है वो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और लिक्विड ही हो सकता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड, ठीक है। और गैस, अगर गैस फेज में रहा सॉल्यूशन तो इसमें सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा वो भी गैस ही होगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें सॉल्यूट क्या हो सकता है। अब सॉल्यूट वेरी कर सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन होगा सेम, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट हमारा, और गैस भी हो सकता है, ठीक है। और अगर यदि सॉल्यूशन गैस फेज में रहा और सॉल्वेंट लिक्विड गैस फेज में सेम में रहा तो इसमें भी वही कंडीशन होगा सॉल्यूट का, लिक्विड, गैस और सॉलिड, ये तीन कंडीशन। ये हो गया क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिक्विड, गैस, सॉलिड, सॉल्वेंट लिक्विड, लिक्विड एंड सॉल्यूट लिक्विड, गैस, सॉलिड, ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल, लिक्विड का सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो सकता है। मैंने अभी पीछे दिया था, वाटर में इथेनॉल अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, दोनों लिक्विड फेज में होता है, ठीक है। ये भी लिक्विड, सॉल्यूशन भी लिक्विड। तो यहां पे इस कंडीशन का जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, वाटर प्लस इथेनॉल, इसका ये एग्जांपल हो जाएगा। अब लिक्विड एंड सॉलिड, इसका क्या हो सकता है एग्जांपल, जैसे
NaCl को वाटर में डिजॉल्व करना, NaCl क्या होता है, सॉलिड होता है, और वो सॉलिड भी होता है हमारा, और वाटर लिक्विड। इसका एग्जांपल क्या होगा, NaCl प्लस H2O, शुगर प्लस H2O प्लस H2O, ठीक है। अब ये लिक्विड एंड गैस का, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि लिक्विड में हम गैस को डिसॉल्व किए हैं, कोल्ड ड्रिंक, उसमें क्या होता है, लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में रहता है और उसमें हम गैस को डिसॉल्व करते हैं, तभी तो उसका ढक्कन खोलने के बाद उससे क्या निकलता है, गैस। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। हाँ, अब इसका अगर सॉल्वेंट हमारा क्या हो, सॉलिड और सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सॉलिड लिक्विड हो और ये सॉल्वेंट हमारा सॉलिड हो। इसका एग्जांपल जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो क्या है, गोल्ड अमालगम, ठीक है। सॉलिड का दो मेटल को आपस में मिक्स करना, इसका एग्जांपल बन जाएगा सॉलिड एंड सॉलिड का, जैसे गोल्ड में कॉपर को मिलाना, वो एग्जांपल जाएगा सॉलिड, दोनों सॉलिड स्टेट में है, मिक्सचर जो बनता है वही सॉलिड स्टेट में ही होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, गोल्ड प्लस कॉपर, ठीक है। अब सॉलिड के अंदर गैस को हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा कि जब आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें आगे ऑर्गेनिक में रिडक्शन रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि मेटल को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है और उसमें हाइड्रोजन गैस को पहले मिला करके तब फिर उसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, रिडक्शन। तो उसमें H2 गैस को किसी भी मेटल, मोस्टली यहाँ पे यूज होता है प्लेडियम या प्लैटिनम या निकिल, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल इसका सॉलिड गैस का। नाउ गैस लिक्विड का मतलब गैस ज्यादा अमाउंट में है और लिक्विड कम अमाउंट में, इसका एग्जांपल क्या होगा, वेपर इन एयर, जैसे ठंड के दिनों में जो होता है ना कि आसपास में जो कुहासा बन जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड वाटर के ड्रॉपलेट्स एयर में एक्सपेंड कर जाते हैं। एयर में क्या है, हवा है, गैस, और वाटर के जो ड्रॉप होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा वेपर इन एयर, ठीक है। गैस का कोई भी दो गैस को आपस में मिक्स कर दे, जैसे हवा में हम नाइट्रोजन गैस को छोड़ दे, हीलियम गैस को छोड़ दे, तो कोई भी दो गैस का मिक्सचर क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल जैसे N2 गैस इन एयर, ठीक है, N2 गैस इन एयर। अब गैस सॉलिड, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि जैसे कोई जब तेज हवा चलती है तो धूल के कण हवा में मिल जाते हैं, ठीक है, तो डस्ट इन एयर, इसका एग्जांपल बन जाएगा। उसमें क्या होता है, डस्ट क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जब हवा चलना बंद हो जाता है फिर धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता है नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सॉलिड एंड गैस, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट गैस होता है और सॉलिड हमारा डस्ट होता है। क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, डस्ट इन एयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक वो है कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 11 में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे बहुत ही अच्छे से, उसमें तो ये कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना था क्लास 11 में, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, ठीक है, तो उसी को हम पढ़ते हैं। बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा दो पार्ट्स में डिवाइड करके। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। पहला वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स, वॉल्यूम रिलेटेड,
और दूसरा मास रिलेटेड, मास रिलेटेड। पहला वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरा मास रिलेटेड। आखिर इस तरह से मैंने डिवीजन क्यों किया इसका, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा कंसंट्रेशन मेजर करने के टाइम पे, ठीक है, उसे हम वॉल्यूम रिलेटेड कहते हैं। और वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, अगर वो वॉल्यूम डिपेंडेंट रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म रहा तो। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इन्वॉल्व रहेगा उस पर टेम्परेचर का इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको कंसंट्रेशन टर्म्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हूं, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। यहां पे क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, ठीक है। तो जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। और जो सिर्फ मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं इसमें ऐसा नहीं कि वॉल्यूम रिलेटेड में मास का नहीं आएगा, लेकिन इसमें मास भी इन्वॉल्व रहेगा, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ मास इन्वॉल्व रहेगा, इसमें वॉल्यूम वाला टर्म इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे, ठीक है। वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैरिटी, दूसरा नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है। और वॉल्यूम रिलेटेड क्या हो सकता है, परसेंटेज कंपोजिशन में से जितने में वॉल्यूम इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो इन सब में टेम्परेचर का इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। नाउ इधर मास रिलेटेड जो टेम्परेचर टर्म कंसंट्रेशन टर्म्स है उसमें क्या हो जाएगा, मोलैलिटी। क्लास 11th में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ये जब मैं बता रहा हूं तो आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और फिर यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन तीन होते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम और एक वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट उसमें वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मास का टर्म इन्वॉल्व है, जो कि यहाँ पे आ जाएगा वेट बाय वेट, ठीक है। दो और कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, ppm, नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, ठीक है, और ppb। इन दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज तब किया जाता है जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ही कम हो, लगभग ये 10 लाख 1/10 लाख सॉल्यूट अगर है सॉल्वेंट में, उसमें से इन सारे टर्म्स का यूज किया जाता है, ppm और ppb का, ठीक है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन टर्म्स। और हमें जो इसमें पढ़ने हैं, मोलैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पूरा केमिस्ट्री में यूज होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नॉर्मैलिटी, टाइट्रेशन जब क्लास 11th 12th में या ग्रेजुएशन में जब जाएंगे आप और जब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे एक होता है टाइट्रेशन, उसमें नॉर्मैलिटी का यूज बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मैलिटी से ही एक्चुअली उसमें सारे कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंटल डेटा जो तुम्हें मिलेगा उसका इंटरप्रिटेशन तुम नॉर्मैलिटी से ही करोगे कि कैसे उसका जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमें निकालना है, ठीक है। और फिर एक होता है ये मोलैलिटी एंड दो इधर और दो इधर, यस। ये चार कंसंट्रेशन टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब वन बाय वन हम इसे शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स।
परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। ये तीन होते हैं, पहला वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। अब इन तीनों को बारी बारी से हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज कंपोजिशन बाइनरी सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट है, तो किसी एक कंपोनेंट का परसेंटेज कंपोजिशन जो होगा वो होगा कि द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट ऊपर रहेगा वो वेट है, उसका मास ग्राम में लेंगे, और जो सॉल्यूशन होगा वो वॉल्यूम में रहेगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स यहां पे क्या होगा, बाई मास, यानी मतलब ग्राम में लेना है मुझे, ठीक है। प्रेजेंट इन 100, जो सॉल्यूशन है नीचे वो वॉल्यूम में है तो ये ml में होगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा इसे समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल में जैसे मैंने अगर कहा कि 30% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, इसका क्या मतलब हुआ कि 30 ग्राम ऑफ NaCl कितना में, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं कि 40% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सुगर इन वाटर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 40 ग्राम ऑफ सुगर 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वेट बाय वॉल्यूम टर्म्स, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स इन ml, क्योंकि यहां भी हम अब की बार क्या लिए हैं, वॉल्यूम, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, amount of components by volume ml में होगा, ठीक है, प्रेजेंट इन
present in 100 ml of solution। इसका अब एग्जाम्पल लेते हैं, समझने में थोड़ी आसानी होगी। एग्जाम्पल सपोज कि 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ml इथेनॉल 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, ठीक है। 20 ml इथेनॉल जो है वो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इसमें हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि इसमें वाटर कितना होगा, ठीक है। तो अगर यदि सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन 100 ml है, उसमें से 20 ml इथेनॉल है, तो 80 ml क्या रहा होगा इसमें वाटर, ठीक है। इन दोनों का सॉल्यूशन है ये 100 ml कंप्लीटली। अब इसमें हम एक रिवर्स क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। उसे अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना कि सपोज 20 ml इथेनॉल अगर डिसॉल्व है 180 ml वाटर में। ध्यान रखना यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन नहीं दे रहे, हम वाटर दे रहे हैं जो कि क्या है सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर। तो इसका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन की क्या होगी वैल्यू, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसका जो होगा यहाँ पे फॉर्मूला वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स divided by the amount of solution multiplied by 100% composition। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला जो है अभी मैंने पीछे यहाँ पे लिखा उसे लिख लेना। अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स जो कि क्या होगा ml में होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इथेनॉल है, इथेनॉल क्या है हमारा 20 ml, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट का अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा 20 ml, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 180। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन हमें लेना है और वाटर क्या है हमारा वो सॉल्वेंट है। तो हमें सॉल्यूशन का जो अमाउंट है ना वो दोनों को जोड़ करके लाना होगा, जो दोनों का समेशन के बाद जो आएगा ना वो हमारा क्या होगा अमाउंट सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा 180 प्लस 20 टोटल 200 ml, ठीक है। तो यहां से होगा वैल्यू हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन क्या 20 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 100%, ये हो जाएगा हमारा 10%। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आएगा यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है हमारा वेट बाई वेट कंपोजिशन, ठीक है। वेट बाई वेट कंपोजिशन, इसमें वही होगा द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों जगह पे वेट ही होगा, बाई मास ही होगा दोनों जगह पे। द अमाउंट ऑफ
कंपोनेंट्स बाई वेट, क्योंकि यहाँ पे वेट बाई वेट है, दोनों जगह पे हमें ग्राम में ही वैल्यूज को लेना है। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा यहां से वेट बाय वेट का amount of components divided by the amount of solution। दोनों जगह पे क्या होगा, ग्राम में ही होगा वैल्यूज। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये परसेंटेज कंपोजिशन होगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल वेट बाय वेट का 30% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर। इसका मतलब क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 30% H2SO4 जो है वो 30 ग्राम H2SO4 जो है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। दोनों जगह पे वेट है, दोनों को हम ग्राम में ही लेंगे। ठीक है, 30 ग्राम ऑफ H2SO4 किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ, तो इसमें जो वाटर होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 70 ग्राम। इसमें क्या होगा, हमारा वाटर होगा। ठीक है, अब इसमें एक रिवर्स, एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि सपोज 30 ग्राम ऑफ NaCl अगर डिजॉल्व है इन 270 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगा। इस क्वेश्चन को अपने से करने की कोशिश करना। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें कंपोनेंट जो है वो कितना दिया हुआ है हमारा 30 ग्राम। ठीक है, यहां पे तो ये 30 ग्राम हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूट है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो वो कितना हो जाएगा 30 + 270 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो इसका यहां से क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 300, 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट कंसंट्रेशन होगा इस सॉल्यूशन का। 30 ग्राम NaCl 270 ग्राम ऑफ वाटर में जब डिजोल्व करेंगे तो उसका 10% कंसंट्रेशन का वैल्यू आएगा। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज कंपोजिशन। अब आते हैं नेक्स्ट मोलैरिटी पे। मोलैरिटी पे इसका मतलब क्या होता है, इस मोलैरिटी को समझने के लिए इससे पहले तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स, कैसे किसी भी कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाता है, ये हम पहले से तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है वो भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को क्या बताता है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी
अब इसे हम डिनोट करते हैं मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, इन 3 कंसंट्रेशन टर्म्स का यूनिट, और इसे किसी से डिनोट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोलैरिटी इज डिनोटेड बाई कैपिटल M, इसे हम याद रखेंगे क्योंकि ये काफी जगह पे यूज होगा, ठीक है। कैपिटल M, इसका फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अगर इस नंबर ऑफ मोल्स को यहां पे पुट कर दे तो मोलैरिटी का एक जो नया फॉर्मूला आएगा, होगा गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई वॉल्यूम ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स को मैंने यहाँ पे पुट किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे 98 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolve in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मोलैरिटी क्या होगा? ठीक है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मोलैरिटी क्या होगा? इस क्वेश्चन को अपने से करेंगे, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बताने जा रहे हैं। मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो गिवन मास क्या है? 98 ग्राम ऑफ H2SO4, ये मास दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे यहां पे रखेंगे 98 ग्राम, और H2SO4 का मोलर मास क्या होता है? अगर पता नहीं है तो उसे कैलकुलेट कर लेना अपने से, मैं लिख देने जा रहा हूं यहां पे। इसका मोलर मास जो होता है वो जो होता है वो 98 ग्राम, पॉइंट में भी कुछ वैल्यूज आती हैं बट मैं उसे यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब ये इस मोलर मास को हम यहां पे पुट कर देंगे 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। और अब इसे जो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहा है 1 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 लीटर, ठीक है। अब इसे जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 1 ग्राम से ग्राम कट जाएगा, पर मोल ऊपर जाएगा तो सिर्फ ये मोल हो जाएगा, और लीटर नीचे ऊपर जाएगा तो पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या आया मोलैरिटी का वैल्यू? मोलैरिटी का वैल्यू क्या आया? 1 मोल पर लीटर। अब इसी को हम क्या कहते हैं? मोलर, ठीक है। मोलैरिटी का यूनिट जो होता है ना, यूनिट ऑफ मोलैरिटी यही होता है, मोल पर लीटर।
और इसी को हम मोलर भी कहते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी, डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड एग्जांपल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, अब नॉर्मेलिटी के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, अगर वो ना हो पता फिर भी मैं आगे बताऊंगा, बट क्लास 11th में इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ना था। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में भी सेम होता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जगह पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in
क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट